नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका शिवाजी की ये पाठशाला में। मैं हूं आपकी अपनी आई टीचर दीक्षा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए नए अध्याय के मजेदार प्रश्न उत्तर। इस अध्याय की सबसे खास बात यह है कि इसमें ढेर सारे रोचक क्रियाकलाप एक्टिविटीज हैं। तो बच्चों, अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो अपनी बुक या PDF साथ जरूर रखें। और हाँ, PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, आइए मिलकर शुरू करते हैं आज के ज्ञान से भरे प्रश्न उत्तर की शानदार यात्रा। विज्ञान कक्षा 7 इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप से 276 महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न 1 वर्ड आंसर्स। 1. सर्दियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? ऊनी। 2. गर्मियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? सूती। 3. गर्मियों में घर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पंखा। 4. पंखे के अलावा गर्मियों में ठंडक के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? कूलर, एयर कंडीशनर आदि। 5. बर्फ और आइसक्रीम किस प्रकार की वस्तुएं हैं? ठंडी। 6. चाय और सूप किस प्रकार की वस्तुएं हैं? गर्म। 7. किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को क्या कहते हैं? ताप। 8. ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तापमापी। 9. तापमापी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थर्मामीटर। 10. ताप का सही आकलन किस अनुभव पर संभव नहीं होता? शरीर से प्राप्त अनुभव या थर्मामीटर द्वारा यांत्रिक मापन? शरीर से प्राप्त अनुभव, तापमापी या थर्मामीटर से प्रश्नोत्तर। 11. डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान मापने की सीमा कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। 12. तापमापी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थर्मामीटर। 13. मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 14. मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 15. बुखार आने पर शरीर का ताप किससे मापा जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर। 16. प्रयोगशाला में वस्तु का ताप किससे ज्ञात किया जाता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर। 17. सामान्यतः तापमापी किस पदार्थ की नली जैसा होता है? कांच की नली जैसा। 18. तापमापी के निचले सिरे की आकृति किसके जैसी होती है? बल्ब। 19. बल्ब में कौन सा द्रव भरा होता है? पारा। 20. तापमापी में पारे के स्थान पर किस द्रव का प्रयोग किया जाता है जो कम ताप पर भी तापमान मापने के लिए उपयुक्त होता है? अल्कोहल। 21. थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का उपयोग क्यों किया जाता है? कम ताप मापने के लिए। अल्कोहल किस तापमान तक मापने के लिए उपयुक्त है? घटाव 40 डिग्री सेल्सियस। पारे की तुलना में अल्कोहल का कौन सा गुण उसे ठंडे प्रदेशों में उपयोगी बनाता है? न जमना। 22. डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के पास क्या होती है? मोड़। 23. थर्मामीटर में मोड़ होने से क्या लेना आसान होता है? रीडिंग। 24. आजकल किस प्रकार का थर्मामीटर उपयोग होने लगा है? डिजिटल थर्मामीटर। 25. डिजिटल थर्मामीटर में तापमान किस रूप में प्रदर्शित होता है? अंक रूप में। 26. सामान्य मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 27. सामान्य मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 28. यदि थर्मामीटर के पैमाने पर दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो और उन्हें 5 बराबर भागों में बांटा गया हो तो प्रत्येक छोटे खाने का मान कितना होगा? 0.2 डिग्री सेल्सियस। 29. थर्मामीटर को प्रयोग से पहले किससे धोना चाहिए? जीवाणुरोधी। 30. जीवाणुरोधी घोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। 31. थर्मामीटर को प्रयोग से पहले कितने डिग्री सेल्सियस निशान के नीचे लाना चाहिए?
35 डिग्री सेल्सियस। 32। डॉक्टरी थर्मामीटर का बल्ब शरीर में ताप मापने के लिए कहाँ रखा जाता है? जीभ के नीचे। 33। ताप नापने के लिए बल्ब को जीभ के नीचे कितने मिनट रखना चाहिए? 2। 34। थर्मामीटर से ताप मापने पर जो अंक दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पठन रीडिंग। 35। थर्मामीटर से प्राप्त पठन किसका मान होता है? ताप का। 36। थर्मामीटर पढ़ते समय पारे का तल किस रेखा की सीध में होना चाहिए, दृष्टि रेखा या किसी अन्य रेखा में? दृष्टि रेखा। 37। थर्मामीटर किस प्रकार की वस्तु से नहीं टकराना चाहिए? कठोर। 38। थर्मामीटर का उपयोग करते समय किसे हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए? बल्ब को। 39। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल किसके तापमापन के लिए होना चाहिए? मानव शरीर। 40। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर के अलावा कहीं और करना चाहिए या नहीं? नहीं। 41। प्रयोगशाला थर्मामीटर के पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस किस बिंदु पर अंकित किया जाता है? अधोबिंदु। 42। अधोबिंदु प्राप्त करने के लिए थर्मामीटर की नली को किसमें रखा जाता है? बर्फ में। 43। प्रयोगशाला थर्मामीटर के पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस किस बिंदु पर अंकित किया जाता है? ऊर्ध्व बिंदु। 44। ऊर्ध्व बिंदु प्राप्त करने के लिए थर्मामीटर की नली को किसमें रखा जाता है? वाष्प में। 45। सेल्सियस पैमाने पर अधोबिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और ऊर्ध्व बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस के बीच की लंबाई को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? 100। 46। प्रयोगशाला थर्मामीटर के एक भाग का मान कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। 47। फ़ारेनहाइट पैमाने पर अधोबिंदु का मान कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 48। फ़ारेनहाइट पैमाने पर ऊर्ध्व बिंदु का मान कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 49। फ़ारेनहाइट पैमाने पर अधोबिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच की लंबाई को कितने भागों में बांटा जाता है? 180 भागों में। 50। फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक भाग का मान कितना होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 51। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक की 100 खानों की लंबाई किस पैमाने पर 180 खानों के बराबर होती है? फ़ारेनहाइट पैमाना यानी सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 100 खाने। फ़ारेनहाइट पैमाना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स 180 खाने। 52। सेल्सियस सी और फ़ारेनहाइट एफ तापमान के बीच का संबंध किससे व्यक्त किया जाता है? CF सूत्र। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध का सूत्र इस प्रकार है: C/5 बराबर कोष्ठक शुरू F-32 कोष्ठक बंद बटे 9। इसमें C इक्वल्स सेल्सियस तापमान, F इक्वल्स फ़ारेनहाइट तापमान। ऊष्मा की अवधारणा से प्रश्नोत्तर। 53। पानी को गर्म करने पर वो किसमें बदल जाता है? वाष्प में। 54। पानी के उबलने पर प्लेट ऊपर नीचे क्यों होती है? भाप की वजह से। 55। भाप में कार्य करने की क्षमता किससे प्राप्त होती है? ऊष्मा से। 56। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। 57। ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? रूपांतरित ऊर्जा। ऊष्मा का प्रवाह से प्रश्नोत्तर। 58। ठंडे पानी का ताप मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर उपयोग होता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर। 59। धातु का टुकड़ा किस अवस्था में पानी में डाला गया? गर्म अवस्था में। 60। धातु का टुकड़ा पानी में डालने के बाद पानी का ताप कैसा हो गया? बढ़ गया। 61। धातु के गर्म टुकड़े से ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह किसकी ओर हुआ? पानी की ओर। 62। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किससे किसकी ओर होता है? अधिक ताप से कम ताप की ओर। ऊष्मा का संचार, चालन, संवहन और विकिरण।
से प्रश्नोत्तर। 63। ऊष्मा किसका रूप है? ऊर्जा। 64। ऊष्मा मापन के लिए सी मानक मात्रक क्या है? जूल जूल। 65। ऊर्जा का सी मात्रक क्या है? जूल। 66। ऊष्मा के अन्य प्रचलित मात्रक कौन कौन से हैं? कैलोरी। 67। बड़ी मात्रा की ऊष्मा मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग होता है? किलो कैलोरी। 68। 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। 69। 1 कैलोरी इक्वल्स कितने जूल? 4.18 जूल। 70। 1 किलो कैलोरी इक्वल्स कितनी कैलोरी? 1000 कैलोरी। 71। 1 किलो कैलोरी इक्वल्स कितने जूल? 4.18 गुना 10⁻³ जूल। 72। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा किन पर निर्भर करती है? द्रव्यमान, तापांतर और विशिष्ट ऊष्मा, यानी ऊष्मा की मात्रा Q इन पर निर्भर करती है। M द्रव्यमान, डेल्टा T तापांतर, S या C विशिष्ट ऊष्मा। 73। इस सूत्र में Q, M, S और डेल्टा T क्या है? Q इक्वल्स M गुना S गुना डेल्टा T। इसमें Q इक्वल्स ऊष्मा की मात्रा, M इक्वल्स द्रव्यमान मास, S इक्वल्स विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T इक्वल्स तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस। 74। 1 कप पानी और 1 भगोना पानी में से किसे उबालने में कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 1 कप पानी। 75। 1 भगोने में अधिक पानी को उबालने के लिए किसकी आवश्यकता अधिक होती है? ऊष्मा। 76। ऊष्मा और द्रव्यमान के बीच संबंध किस रूप में व्यक्त किया जाता है? Q समानुपाती है M के। विशिष्ट ऊष्मा से प्रश्नोत्तर। 77। जल का प्रारंभिक ताप किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर। 78। पहले बीकर का ताप प्रारंभिक ताप से कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया? 20 डिग्री सेल्सियस। 79। दूसरे बीकर का ताप प्रारंभिक ताप से कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया? 40 डिग्री सेल्सियस। 80। किस बीकर के जल को गर्म करने में अधिक समय लगा, पहला या दूसरा? दूसरा। 81। कम ताप तक गर्म करने पर ऊष्मा की आवश्यकता कैसी होती है? कम। 82। अधिक ताप तक गर्म करने पर ऊष्मा की आवश्यकता कैसी होती है? अधिक। 83। ऊष्मा की मात्रा Q किस पर निर्भर करती है? तापांतर। 84। प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर को क्या कहते हैं? तापांतर डेल्टा T। 85। ऊष्मा और तापांतर का संबंध किस प्रकार प्रकट करते हैं? Q समानुपाती डेल्टा T। 86। किसी पदार्थ के एकक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। 87। विशिष्ट ऊष्मा को सामान्यतः किस अक्षर से दर्शाया जाता है? C। 88। ऊष्मा, द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापांतर के बीच संबंध का सूत्र क्या है? Q इक्वल्स M गुना S गुना डेल्टा T। 89। कौन सा द्रव अधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान रखता है? जल। जल का विशिष्ट ऊष्मा मान अधिक होने के कारण ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसी गुण के कारण जल को ताप नियंत्रक टेम्परेचर रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 90। कौन सी धातु का विशिष्ट ऊष्मा मान सबसे कम होता है? तांबा। तांबे का विशिष्ट ऊष्मा मान कम होने के कारण ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसी वजह से तांबे का उपयोग बर्तनों और तारों में किया जाता है। 91। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी। 92। विशिष्ट ऊष्मा का सी मात्रक क्या है? जूल अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस। 93।
ऊष्मा के व्यावहारिक प्रयोगों में किस तरल का उपयोग अधिकतर होता है? जल। 94। जल का विशिष्ट ऊष्मा मान अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? ताप नियंत्रक। 95। समुद्र किनारे के स्थानों के मौसम को संतुलित रखने में किसका योगदान होता है? जल। 96। बीकर ए में कौन सा द्रव भरा गया था? जल। 97। बीकर बी में कौन सा द्रव भरा गया था? वनस्पति तेल। 98। समान समय तक गर्म करने पर किसका ताप अधिक पाया गया? तेल। 99। समान द्रव्यमान की विभिन्न वस्तुओं को समान ऊष्मा देने पर किसमें भिन्नता दिखाई देती है? तापवृद्धि। क्योंकि अलग अलग वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, इसलिए तापवृद्धि भी अलग होती है। 100। किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? विशिष्ट ऊष्मा पर। 101। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति। उदाहरण, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातुओं जैसे तांबा, लोहा की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। 102। ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने का गणितीय सूत्र क्या है? Q equals m's delta T। 103। किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा किन किन बातों पर निर्भर करती है? द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा। 104। ऊष्मा की मात्रा तापांतर पर निर्भर करती है या दाबांतर पर? तापांतर। 105। ऊष्मा की मात्रा पदार्थ की किस विशेषता पर निर्भर करती है? विशिष्ट ऊष्मा पर। 106। यदि द्रव्यमान m equals 1 किलोग्राम और तापांतर डेल्टा T equals 1 डिग्री सेल्सियस हो तो विशिष्ट ऊष्मा S किसके बराबर होगी? Q। क्योंकि सूत्र है Q equals m गुना S गुना डेल्टा T। यदि m equals 1 और डेल्टा T equals 1 तो सूत्र बनेगा Q equals S, अर्थात S equals Q। 107। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किसका परिमाण है? एकक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। यानी विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम या 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए। सूत्र से स्पष्ट। S equals Q upon m गुना डेल्टा T। 108। विशिष्ट ऊष्मा किसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है? एकांक द्रव्यमान। 109। विशिष्ट ऊष्मा का सी मात्रक क्या है? जूल अपॉन किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। 110। गर्म चाय को कांच के गिलास में डालने पर गिलास कैसा हो जाता है? गर्म। 111। धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर कुछ देर बाद दूसरा सिरा कैसा हो जाता है? गर्म। 112। गर्म चाय से भरा गिलास खुला छोड़ देने पर चाय कैसी हो जाती है? ठंडी। 113। आग के सामने खड़े होने पर शरीर कैसा महसूस होता है? गर्म। 114। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचरण। 115। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण किसके कारण होता है? तापांतर के कारण। 116। ऊष्मा का संचरण हमेशा किससे किसकी ओर होता है? अधिक ताप से कम ताप की ओर। 117। ऊष्मा संचरण की विधियां कितनी होती हैं? 3। 118। ऊष्मा संचरण की पहली विधि कौन सी है? चालन। 119। ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि कौन सी है? संवहन। 120। ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि कौन सी है? विकिरण। 121। उबलते जल में रखा स्टील का चम्मच कुछ समय बाद कैसा हो जाता है? गर्म। 122। चम्मच का कौन सा सिरा पहले गर्म होता है, जल में डूबा या बाहर वाला? डूबा। 123। चम्मच का बाहर वाला सिरा कैसे गर्म होता है? अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचरण से। कारण, चम्मच का जो सिरा उबलते पानी में होता है
उसके अणु गर्म होकर ऊष्मा पास के अणुओं को देते हैं। ये क्रम आगे बढ़ते हुए चम्मच के बाहर वाले सिरे तक पहुंचता है। इस तरह बाहर वाला सिरा भी गर्म हो जाता है। 124 ऊष्मा का अणु से अणु को स्थानांतरण किस विधि से होता है? चालन विधि से। 125 लोहे की पटरी पर मोम की सहायता से क्या चिपकाई जाती हैं? पिन। 126 पटरी को गर्म करने पर कौन सी पिन सबसे पहले गिरती है? चौथी पिन। 127 लोहे की पटरी को गर्म करने पर मोम से चिपकाई गई पिनों के गिरने का क्रम क्या होता है? 4, 3, 2, 1 कारण ऊष्मा सबसे पहले पटरी के उस सिरे पर पहुंचती है जिसे गर्म किया गया है, इसलिए उसके पास की पिन नम 4 सबसे पहले गिरती है, फिर क्रमशः 3, 2 और अंत में 1 गिरती हैं। 128 चालन में क्या स्थानांतरित नहीं होता, अणु या ऊष्मा? अणु। 129 ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से। संवहन कन्वेक्शन से प्रश्नोत्तर। 130 किस अवस्था में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा संभव नहीं है? द्रव। 131 गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा संभव नहीं है? चालन। 132 संवहन का अध्ययन करने के लिए किस बर्तन का उपयोग किया गया? फ्लास्क। 133 फ्लास्क में आधे भाग तक कौन सा द्रव भरा गया? पानी। 134 पानी में कौन सा रसायन डाला गया? पोटेशियम परमैंगनेट। 135 फ्लास्क को गर्म करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? स्पिरिट लैंप। 136 फ्लास्क की तली से कौन सी रंगीन धाराएं ऊपर उठती हैं? लाल। 137 पानी की लाल धाराएं किस दिशा में जाती हैं? ऊपर। 138 गर्म अणु ऊपर जाते हैं क्योंकि वे ठंडे अणुओं से कैसे होते हैं? हल्के। 139 ऊपरी सतह के ठंडे अणु किस दिशा में आते हैं? नीचे। 140 पानी में ऊष्मा का संचरण किस कारण होता है? अणुओं की गति के कारण। 141 द्रव या गैसों में अणुओं की सामूहिक गति से होने वाले ऊष्मा संचरण को क्या कहते हैं? संवहन। अणुओं की स्थानांतरण गति बल्क मोशन से होने वाले ऊष्मा संचरण को संवहन कन्वेक्शन कहते हैं, जबकि पड़ोसी अणुओं के बीच कंपन या टकराव द्वारा ऊष्मा संचरण को चालन कंडक्शन कहते हैं। 142 घरों व कारखानों से निकलने वाला धुआं किसके कारण ऊपर उठता है? संवहन के कारण। 143 चिमनी से धुआं और गर्म गैसें ऊपर उठकर बाहर किसके कारण निकलती हैं? संवहन धाराएं। 144 चिमनी या कमरे से निकली हुई वायु ठंडी वायु की तुलना में कैसी होती है? अधिक गर्म, नम तथा कम घनत्व वाली। कारण गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा से कम होता है, इसलिए वह ऊपर उठती है और संवहन धाराओं द्वारा बाहर निकल जाती है। 145 निकली हुई वायु का घनत्व कैसा होता है? कम। 146 निकली हुई वायु का स्वभाव कैसा होता है? नम। 147 गर्म वायु कमरे से किस स्थान से बाहर निकलती है? रोशनदान से। 148 कमरे से गर्म वायु निकालने के लिए कौन सा पंखा लगाया जाता है? एग्जॉस्ट पंखा। 149 एग्जॉस्ट पंखा कमरे के किस हिस्से में लगाया जाता है? छत वाले हिस्से में। 150 समुद्र तट पर दिन के समय बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? समुद्री हवा। 151 समुद्र तट पर रात के समय बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? स्थल हवा। दोनों ही संवहन कन्वेक्शन के सुंदर उदाहरण हैं। दिन में जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए ठंडी हवा समुद्र से भूमि की ओर आती है, समुद्री हवा। रात में समुद्र देर से ठंडा होता है, इसलिए ठंडी हवा भूमि से समुद्र की ओर जाती है, स्थल हवा। 152
संवहन धाराओं की सहायता से पानी धीरे धीरे कैसा हो जाता है? पूरा जल समान रूप से गर्म। कारण, पानी की तली पर स्थित अणु पहले गर्म होकर ऊपर उठते हैं और ऊपर की ठंडी परत नीचे आती है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराने से पूरा पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। विकिरण रेडिएशन से प्रश्नोत्तर 153। ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि कौन सी है? विकिरण 154। किस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के होता है? विकिरण 155। गर्म वस्तु से ऊष्मा किस रूप में चारों ओर फैलती है? विकिरण के रूप में। कारण, गर्म वस्तुएं अपनी ऊष्मा को अदृश्य अवरक्त तरंगों इंफ्रारेड रेडिएशंस के रूप में छोड़ती हैं, जो बिना किसी माध्यम के भी यहां तक कि निर्वात में फैल सकती हैं। 156। विकिरण किस प्रकार फैलता है? प्रकाश की तरह सीधी रेखाओं में। 157। प्रयोग में गर्मी का अनुभव कराने के लिए किसे जलाया गया? मोमबत्ती। 158। थर्मामीटर को किसके पास रखा गया? लौ के पास। 159। लौ के पास रखने पर थर्मामीटर के पठन में क्या हुआ? वृद्धि। 160। वायु किस प्रकार का पदार्थ है? ऊष्मा का सुचालक या कुचालक? ऊष्मा का कुचालक। कारण, वायु से ऊष्मा का संचरण बहुत धीमा होता है, इसलिए वायु को ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। 161। मोमबत्ती की लौ के आसपास की वायु हल्की होने के कारण किस ओर जाती है? ऊपर की ओर। 162। लौ से थर्मामीटर तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से हुआ? विकिरण। 163। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ संभव है? क्या इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? ये निर्वात वाकुअम में भी संभव है। कारण, विकिरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण सूर्य की ऊष्मा लगभग 1.5 करोड़ किमी के निर्वात को पार करके पृथ्वी तक पहुंचती है। 164। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा किसके माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है? विकिरण। 165। सूर्य और पृथ्वी के बीच का अधिकांश भाग किससे भरा होता है? निर्वात। 166। जाड़े के दिनों में आग के सामने बैठने पर कैसा महसूस होता है? गर्म। 167। बिजली के हीटर के सामने बैठने पर कैसा अनुभव होता है? गर्म। 168। आग अथवा हीटर की ऊष्मा हमें किस विधि से मिलती है? विकिरण। 169। विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण बीच की हवा को गर्म किए बिना सीधे किस तक पहुंचता है? हमारे शरीर तक। कारण, विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में सीधे यात्रा करती है। ये बीच की हवा को गर्म किए बिना सीधे सामने स्थित वस्तु जैसे शरीर तक पहुंचती है। 170। ऊष्मा का संचरण किन किन 3 विधियों से होता है और इनमें अंतिम विधि कौन सी है? चालन, संवहन और विकिरण। इनमें अंतिम विधि विकिरण है। 171। लोहे की छड़ में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन। 172। सूखी लकड़ी के डंडे को गर्म करने पर दूसरा सिरा कैसा प्रतीत होता है? ठंडा। 173। किस धातु में ऊष्मा सुगमता से स्थानांतरित होती है? स्टील या लकड़ी? स्टील। 174। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? सुचालक। 175। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक। 176। लोहे का ऊष्मा चालकत्व कैसा होता है? अच्छा। 177। एल्यूमीनियम किस प्रकार का पदार्थ है? सुचालक या कुचालक? सुचालक। 178। तांबा किस प्रकार का पदार्थ है? सुचालक या कुचालक? सुचालक। 179। लकड़ी किस प्रकार का पदार्थ है? सुचालक या कुचालक? कुचालक। 180। कांच किस प्रकार का पदार्थ है? सुचालक या कुचालक? कुचालक। 181।
ऊन किस प्रकार का पदार्थ है, सुचालक या कुचालक? कुचालक। 182। कागज किस प्रकार का पदार्थ है, सुचालक या कुचालक? कुचालक। 183। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है, सुचालक या कुचालक? कुचालक। 184। वायु किस प्रकार का पदार्थ है, सुचालक या कुचालक? कुचालक। क्रियाकलाप 9, सुचालक एवं कुचालक की पहचान से प्रश्नोत्तर। 185। प्रयोग में किन दो पदार्थों की छड़ें ली गईं? कांच, धातु। 186। छड़ों पर मोम की सहायता से क्या चिपकाया गया? पिन। 187। छड़ों को गर्म करने के लिए किसका उपयोग किया गया? स्पिरिट लैंप। 188। किस छड़ में लगी पिन पहले गिरती है, कांच या धातु? धातु। 189। किस छड़ को ऊष्मा का सुचालक सिद्ध किया गया? धातु। 190। किस छड़ को ऊष्मा का कुचालक सिद्ध किया गया? कांच। सुचालक तथा कुचालक पदार्थ का दैनिक जीवन में उपयोग से प्रश्नोत्तर। 191। खाना पकाने में किन धातुओं के बने बर्तन उपयोग किए जाते हैं और क्यों? पीतल, एल्यूमिनियम और तांबा। क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। 192। एल्यूमिनियम के बर्तन किस गुण के कारण उपयोग किए जाते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं। 193। धातु के बर्तनों के हैंडल पर किसे चढ़ाया जाता है और क्यों? लकड़ी, बांस, बेकेलाइट या प्लास्टिक? क्योंकि ये ऊष्मा के कुचालक हैं और हाथ को गर्मी से बचाते हैं। 194। धातु के बर्तनों के हैंडल पर बांस या बेकेलाइट क्यों चढ़ाया जाता है? ऊष्मा के कुचालक होने के कारण। 195। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए उसके चारों ओर क्या लपेटा जाता है? बुरादा। 196। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए किस प्रकार का कपड़ा लपेटा जाता है? ऊनी। 197। ऊष्मा का संचरण रोकने के लिए बर्फ के चारों ओर क्या लपेटा जाता है? लकड़ी का बुरादा। 198। जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं? ऊनी। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से प्रश्नोत्तर। 199। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5 मुख्य अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन। विवरण। 1। ठोस, सॉलिड, निश्चित आकार और आयतन। 2। द्रव, लिक्विड, निश्चित आयतन लेकिन आकार नहीं। 3। गैस, गैस न आकार न आयतन निश्चित। 4। प्लाज्मा, प्लाज्मा आयन और इलेक्ट्रॉनों से बनी अवस्था जैसे सूर्य, बिजली की चमक। 5। बोस-आइंस्टीन संघनन, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बक, अत्यधिक शून्य के पास तापमान पर बनने वाली अवस्था। तो यदि स्कूल स्तर पर पूछा जाए 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। यदि उच्च विज्ञान स्तर पर पूछा जाए 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बक। 200। बर्फ किस अवस्था का उदाहरण है? ठोस। 201। पानी किस अवस्था का उदाहरण है? द्रव। 202। वाष्प किस अवस्था का उदाहरण है? गैस। 203। बर्फ को गर्म करने पर वो किसमें बदल जाती है? पानी। 204। पानी को गर्म करने पर वो किसमें बदल जाता है? वाष्प। 205। वाष्प को ठंडा करने पर सबसे पहले वह किसमें बदलती है? पानी। 206। जल को और अधिक ठंडा करने पर वो किसमें बदल जाता है? बर्फ। 207। अवस्था परिवर्तन जैसे बर्फ का पानी में पिघलना या पानी का वाष्प में बदलना के समय पदार्थ का ताप कैसा रहता है? नियत कांस्टेंट। कारण। अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ का ताप बढ़ाने में नहीं लगती। यह ऊष्मा केवल अवस्था बदलने में प्रयोग होती है। उदाहरण। बर्फ पिघलने के दौरान पानी का ताप लगातार 0 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है। पानी उबलते समय 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। 208।
ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन। 209। कपूर किस प्रकार का पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है? ऊर्ध्वपतन पदार्थ। 210। नौसादर अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार का पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है? ऊर्ध्वपतन पदार्थ। गलनांक से प्रश्नोत्तर। 211। बर्फ के पिघलने गलन का ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर। 212। बर्फ पिघलने पर वह किसमें बदल जाती है? पानी। 213। बर्फ पिघलते समय पानी का ताप कितने डिग्री सेल्सियस रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 214। किसी ठोस का द्रव में बदलने का निश्चित ताप क्या कहलाता है? गलनांक। 215। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। 216। पानी किस ताप पर उबलना शुरू करता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 217। पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर दी गई ऊष्मा किसे बदल देती है? वाष्प में। 218। द्रव को गैस में बदलने का निश्चित ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक। 219। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 220। क्वथनांक पर पानी किस अवस्था से किस अवस्था में बदलता है? द्रव से गैस। ऊष्मा का प्रभाव से प्रश्नोत्तर। 221। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर पहला परिवर्तन क्या होता है? तापवृद्धि। 222। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर दूसरा परिवर्तन क्या होता है? अवस्था परिवर्तन। 223। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर तीसरा परिवर्तन क्या होता है? प्रसार। 224। ताप बढ़ाने पर ठोस, द्रव और गैस में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? आयतन में वृद्धि, ऊष्मीय प्रसार। कारण। जब किसी वस्तु का ताप बढ़ता है तो उसके अणुओं की गति तेज हो जाती है। परिणामस्वरूप कणों के बीच की दूरी बढ़ती है और आयतन वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस घटना को ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। 225। आयतन में वृद्धि की इस घटना को क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार। 226। स्टील के गिलासों को फंसे होने पर कैसे निकाला जाता है? गर्म करके। क्रियाकलाप 12 ठोसों का ऊष्मीय प्रसार से प्रश्नोत्तर। 227। धातु की गेंद को किस यंत्र से गर्म किया गया? स्पिरिट लैंप। 228। गर्म करने के बाद धातु की गेंद को किस पर रखा गया था जिससे उसके प्रसार का पता चलता है? धातु का छल्ला। 229। गर्म करने पर गेंद का आकार कैसा हो गया? बड़ा। 230। ठंडा करने पर गेंद का आकार कैसा हो गया? छोटा। 231। गर्म करने पर ठोसों के आकार में वृद्धि को क्या कहते हैं? प्रसार। 232। ठंडा करने पर ठोसों के आकार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सिकुड़न। 233। धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर कैसे होते हैं? फैलते हैं। 234। धातु के ठोस पदार्थ ठंडा करने पर कैसे होते हैं? सिकुड़ते हैं। क्रियाकलाप 13 द्रवों में प्रसार से प्रश्नोत्तर। 235। द्रवों में प्रसार दिखाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया? परखनली। 236। परखनली में कौन सा द्रव भरा गया? रंगीन पानी। 237। परखनली के मुंह को बंद करने के लिए क्या लगाया गया? कॉक। 238। कॉक में किस प्रकार की नली लगाई गई थी? कांच की नली। 239। प्रयोग की शुरुआत में परखनली की कांच की नली में पानी जिस ऊंचाई तक चढ़ा था उस प्रारंभिक स्तर को किस अक्षर से दर्शाया गया? ए। 240। जब परखनली को गर्म करना शुरू किया गया तो पहले पानी का स्तर नीचे चला गया। यह पानी का तल सबसे पहले किस बिंदु तक गिरा? बिंदु सी। कारण।
जैसे ही परखनली को गर्म किया गया, सबसे पहले परखनली ठोस में प्रसार हुआ। परखनली फैलने से पानी की जगह थोड़ी बढ़ गई और पानी का स्तर नीचे चला गया। इस स्थिति को बिंदु सी से दर्शाया गया। 241। परखनली को कुछ देर और गर्म करते रहने पर स्वयं पानी भी गर्म होकर फैलने लगा। इस कारण पानी का स्तर ऊपर की ओर बढ़ गया। ये स्तर अंत में किस बिंदु तक पहुंचा? बिंदु बी। कारण, पहले परखनली फैली थी, जिससे पानी नीचे सीग गया, लेकिन बाद में पानी के अणु भी गर्म होकर फैलने लगे। फैलाव के कारण पानी ऊपर की ओर चढ़ गया और अंत में बिंदु बी तक पहुंचा। 242। बिंदु ए से सी तक पानी का गिरना किसके प्रसार के कारण हुआ? परखनली के प्रसार के कारण। 243। बिंदु सी से बी तक पानी का बढ़ना किसके प्रसार के कारण हुआ? पानी के प्रसार के कारण। 244। द्रवों को गर्म करने पर वे कैसे होते हैं? फैलते हैं। 245। द्रवों को ठंडा करने पर वे कैसे होते हैं? सिकुड़ते हैं। क्रियाकलाप 14 गैसों में प्रसार से प्रश्नोत्तर। 246। गैसों में प्रसार दिखाने के लिए किस प्रकार की बोतल ली गई? कांच की खाली बोतल। 247। बोतल के मुंह पर क्या बांधा गया? बिना फुला हुआ गुब्बारा बांधा गया। 248। बोतल को कहाँ रखा गया? चौड़े मुंह वाले बर्तन में। 249। बर्तन में किस प्रकार का जल डाला गया? गर्म पानी। 250। बोतल के अंदर की हवा गर्म होने पर किसमें प्रवेश करती है? गुब्बारे में। 251। हवा के प्रवेश करने पर गुब्बारे में क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है। 252। बोतल को गर्म जल से निकालकर ठंडा करने पर गुब्बारा कैसा हो जाता है? गुब्बारा पिचक जाता है। 253। गैसों को गर्म करने पर वे कैसी हो जाती हैं? फैल जाती हैं। 254। गैसों को ठंडा करने पर वे कैसी हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। 255। गैसों में प्रसार प्रदर्शित करने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया गया? बोतल और गुब्बारा। दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव से प्रश्नोत्तर। 256। रेलवे की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच क्या छोड़ा जाता है? थोड़ी जगह। 257। पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है? ताकि गर्मी में फैलने प्रसार पर पटरियां टेढ़ी न हो। 258। दो खंभों के बीच तार कैसे बांधा जाता है? थोड़ा ढीला। 259। तारों को ढीला बांधने का कारण क्या है? ताकि सर्दी में सिकुड़ने पर खंभे न मुड़ें। 260। यदि दो कांच के गिलास आपस में फंस जाएं तो उन्हें निकालने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें गर्म किया जाता है। 261। गर्म करने पर गिलासों में क्या होता है जिससे वे अलग हो जाते हैं? ऊष्मीय प्रसार होता है। हमने सीखा सारांश से प्रश्नोत्तर। 262। ताप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तापमापी थर्मामीटर। 263। ताप का मानक मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। 264। ताप का एक अन्य मात्रक क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। 265। ऊष्मीय ऊर्जा का सी मात्रक क्या है? जूल। जूल। 266। ऊष्मीय ऊर्जा का दूसरा मात्रक क्या है? कैलोरी। सी कैलोरी। 267। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4.18 जूल। 268। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा किन बातों पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर। 269। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा किस पर अनुपाती होती है? तापांतर। टेम्परेचर डिफरेंस पर। 270। ऊष्मा संचरण की कुल विधियां कितनी होती हैं? 3। 271। ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा निर्वात में भी संभव है? विकिरण। रेडिएशन।
272। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है वे क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के सुचालक, गुड कंडक्टर्स। 273। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के कुचालक, बैड कंडक्टर्स। 274। ठोस को द्रव में बदलने का निश्चित ताप क्या कहलाता है? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। 275। द्रव को गैस में बदलने का निश्चित ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। 276। ठोस, द्रव और गैस को गर्म करने पर उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रसार, एक्सपेंशन।